कंपोजिशन लेवी। सो कंपोजिशन लेवी में क्या आता है, that if I am a small SSE, I need not want to dig myself into the complexity of law, then I have an easy option available whereby I would not be required to comply with many conditions. I am not supposed to pay at higher rate of tax, but at the same time I would not be able to avail ITC also. So when we are trying to understand the composition levy, there are two aspects of it we need to understand. The important aspect is eligibility criteria and the benefit criteria. Eligibility criteria is a simply turnover of previous financial year. So if my turnover of previous financial year is less than equal to 1.5 CR in a normal states, नॉर्थ ईस्ट के स्पेशल कैटेगरी स्टेट में 75 लाख, एंड इफ आई एम इनटू 10 टू कैपिटल ए देन 50 लाख। अब क्योंकि अब तो जानते ही हैं इसलिए देयर इज नो सस्पेंस। तो तीन एलिजिबिलिटी है, बेनिफिट सेक्शन 10 में दो है, 10(1) 10(2) का बेनिफिट या तो 10(2) कैपिटल ए का बेनिफिट। 10(1) 10(2) के लिए देयर आर टू लिमिट्स, 1.5 CR या तो 150 लाख या तो 75 लाख। अगर प्रीवियस ईयर का मेरा टर्नओवर इससे कम या इतना हुआ होगा देन इन अ करंट ईयर आई एम एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम, लेकिन अगर उससे ज़्यादा होगा तो मैं करंट ईयर में एलिजिबल नहीं हूँ। 10(2) कैपिटल ए के लिए मेरा लिमिट कितना है, 50 लाख। एम आई क्लियर? व्हाट इज द बेनिफिट इन अ करंट ईयर अप टू अगेन 1.5 CR 75 लाख या तो 50 लाख तक मैं लोअर रेट ऑफ GST पे करूंगा। Now when we are saying about lower rate of GST, तो वहाँ पे डिपेंड करता है rate of tax on my business. So if I am a manufacturer, then I will pay 0.5% of the turnover in a state. Hello, 0.5 plus total कितना 1%. So 0.5 plus 0.5 total 1% I will pay of a turnover in a state. And this turnover is a total turnover, taxable as well as exempt मैन्युफैक्चरर के लिए। लेकिन अगर मैं ट्रेडर हूँ तो ट्रेडर के लिए भी वापस 1% ही है, 0.5 CGST 0.5 SGST। आप कभी भी 1% नहीं लिखोगे, आप 0.5 CGST 0.5 SGST ही लिखोगे, टोटल 1%। लेकिन यहाँ पे ओनली ऑन टैक्सेबल सप्लाई, एग्जम्प्ट नहीं। Am I clear? तीसरा, सिर्फ एक सर्विस प्रोवाइडर को ही यहाँ अलाउ किया गया है इस स्कीम के अंदर, और वो सर्विस प्रोवाइडर कौन है भाई, रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट वाला कितना पे करेगा, 5% पे करेगा टोटल पे, टैक्सेबल एज वेल एज एग्जम्प्ट दोनों पे मिला के। गॉट इट? डेफिनेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स ऑल द टर्नओवर, टैक्सेबल हो, एग्जम्प्ट हो, एक्सपोर्ट हो, इंटरस्टेट हो, सब कुछ। जब तुम एलिजिबिलिटी चेक करते हो, वो तो पिछले साल का करते हो ना, तो पिछले साल का एग्रीगेट सारा लेना है। अब तुम करंट ईयर में इंटरस्टेट सेल नहीं कर सकते, अब तुम करंट ईयर में एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर पिछले साल तुमने किया होगा एक्सपोर्ट या तो इंटरस्टेट सेल, वो तुम्हें करंट ईयर में इनएलिजिबल नहीं करेगा। हाँ, लेकिन 150 में काउंट होगा, एलिजिबिलिटी के लिमिट के लिए काउंट होगा, तो उससे इनएलिजिबल नहीं हो जाते। और इसी को समझने के लिए मैंने लास्ट में एक टेबल जोड़ा है जो कि बहुत हेल्पफुल रहेगा आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। क्योंकि क्वेश्चन अगर तुम्हें एग्जाम में आए ना तो वो दो टाइप के क्वेश्चन में से आ सकता है। एक आ सकता है क्या, एलिजिबिलिटी चेक करो, ये अलग अलग टाइप के टर्नओवर है, कौन कौन से होंगे, कौन कौन से इंक्लूड नहीं होंगे। हेलो, या क्वेश्चन हो सकता है कि कंपोजिशन में ही है, अब उसका कितना टैक्स पेबल है ये बताओ। बिजनेस मैं ट्रेडर एज वेल एज मैन्युफैक्चरर हो सकता हूँ कि नहीं हो सकता हूँ, फिर भी मैं कंपोजिशन में, क्योंकि तीनों अलाउ किए ना, मेरी रेस्टोरेंट भी है और मैं ट्रेडर भी हूँ, तो क्या मैं सेक्शन 10 का बेनिफिट ले सकता हूँ? हाँ ले सकता हूँ। लेकिन मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ और ट्रेडर भी हूँ तो नहीं मिलेगा, क्योंकि एक 10(2) कैपिटल है, एक दूसरा कौन सा है 10(1) 10(2) है, तो 10(1) 2 का नहीं मिलेगा, फिर सिर्फ कौन सा मिलेगा, 2 कैपिटल ए का ही मिलेगा। एम आई क्लियर?
अंडरस्टूड, और वहां रेट है 6%, 3+3, गॉट इट। सो एग्रीगेट टर्नओवर में सारे आते हैं, क्या नहीं आता है, वो वाले ट्रांजेक्शन जिसपे हमने आरसीएम पे किया है वो मेरा टर्नओवर नहीं है, वो मेरे सप्लायर का टर्नओवर है, और टैक्स अमाउंट, ये दो चीजें इंक्लूड नहीं होती है, इसको छोड़ के बाकी सारा इंक्लूड हो जाएगा, गॉट इट। एलिजिबिलिटी टू ऑप्ट, क्या क्या कंडीशन आई नीड टू कंप्लाई, नॉट एंगेज इन सप्लाई ऑफ सर्विसेज, लेकिन सप्लाई ऑफ सर्विस में एक एक्सेप्शन दिया गया था, क्या एक्सेप्शन दिया गया है कि भाई आप प्रैक्टिकल डिफिकल्टी तो समझो, इसलिए फिर लॉ मेकर ने प्रैक्टिकल डिफिकल्टी को समझा कि सिर्फ मैन्युफैक्चरर, सिर्फ ट्रेडर बंदा नहीं हो सकता, उसको कुछ ना कुछ आफ्टर सेल सर्विस तो देनी पड़ेगी बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए, और वो सर्विस के लिए उन्होंने फिर लिबर्टी अलाउ किया, क्या अलाउ किया, 10% ऑफ टर्नओवर ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, या तो 5 लाख विच एवर इज हायर, वहां तक की सर्विसेज आप दे सकते हो, और फिर भी आप 10(1) 10(2) के बेनिफिट में रहोगे। लेकिन अगर ये लिमिट तुमने तोड़ा तो 10(1) 10(2) से बाहर निकल के 2 कैपिटल लिमिट चले जाओ। एम आई क्लियर? दूसरा, आप नॉट लिविएबल टू जीएसटी वाले गुड्स नहीं बेच सकते कंपोजिशन में रहते हुए, क्योंकि फिर कंपोजिशन भी तो जीएसटी है ना। देन इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर सकते, इनवर्ड पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप इंटरस्टेट परचेज कर सकते हो लेकिन इंटरस्टेट सेल नहीं कर सकते हो। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है जो भी समझनी पड़ेगी कि अगर मैं ट्रेडर हूँ और मैं मेरे गुड्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बेचना चाहता हूँ, तो पहले तो रिस्ट्रिक्शन ये भी था, नेक्स्ट वाला पढ़ो, कि तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है कि इंट्रा होगा कि इंटर होगा। लेकिन अब गुड्स के लिए अलाउ किया है, लेकिन कंडीशन क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर विल मेक श्योर कि इंटरस्टेट सप्लाई ना करूँ मैं, और टीसीएस काटना जो था वो काट लेंगे, और उसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा जीएसटीआर 8 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को। एम आई क्लियर? तो अब अलाउ किया है, भले यहाँ पे लिखा। दूसरा क्या है, मैन्युफैक्चरर ओनली, क्या, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको एंड अदर प्रोडक्ट्स, इन सारे मैन्युफैक्चरर को कंपोजिशन का बेनिफिट नहीं है। लेकिन अगर मैं इन प्रोडक्ट्स का ट्रेडर हूं तो बेनिफिट अभी भी अवेलेबल है मेरे पास। एम आई क्लियर ना? देन आई शुड नॉट बी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, क्योंकि अगर मैं ये हुआ तो भी मुझे कंपोजिशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मूविंग फर्दर, दिस आर द लिस्ट ऑफ द गुड्स, आई एम नॉट रीडिंग इट, गुड्स विच आर नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम, इनके मैन्युफैक्चरर को, तो मैं उसको पढ़ नहीं रहा हूँ, वो आप पढ़ सकते हैं। वापस कंडीशन वही की वही आ रही है, लेकिन उसमें से इंपॉर्टेंट कंडीशन जो नहीं आई है वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहला, अगर मैं सेक्शन 10 में पे कर रहा हूं तो ना मुझे क्रेडिट मिलेगा ना मैं किसी और को क्रेडिट दे रहा हूं, गॉट इट और नॉट? मुझे मेरे नोटिस बोर्ड पे लगा के रखना पड़ेगा आई एम अ कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, मुझे मेरे इनवॉइस में मैं टैक्स चार्ज नहीं कर सकता, और इनवॉइस में भी मुझे लिखना पड़ेगा पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10। एम आई क्लियर? नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स सेपरेटली, ऐसा मुझे इनवॉइस पे भी लिखना पड़ेगा। अंडरस्टूड है ये? देन स्पेशल स्कीम्स फॉर सप्लायर ऑफ द सर्विस, ये किसको अलग पीनी है, किसी को चाय? બેન 60 રૂપિયા લઈ લો, ટી પોસ્ટ જેવી ચા હોય છે, ટી પોસ્ટના કેટલા રૂપિયા? 50-60 તો હશે જ ને? હા હા, તો 100 અહીંયા તો ક્લાસમાં પીવડાવજો, डिलीवरी चार्ज। स्पेशल स्कीम फॉर सप्लायर ऑफ सर्विस, तो जो लोग 10(1) 10(2) में एलिजिबल ना हो पाए बेचारे, उनके लिए ये वाला स्कीम, ठीक है। कंडीशन तो वही है सारी, इंटरस्टेट नहीं कर सकते हो तुम, आउटवर्ड सप्लाई, वो सारी कंडीशन है। लेकिन यहाँ पे रेट ऑफ टैक्स कितना, 6%, एलिजिबिलिटी कितना, 50 लाख, बेनिफिट कहाँ तक, 50 तक, 3+3। दिस इज बेसिक कंपैरिजन बिटवीन 9 एंड 10, है ना? तो दिस इज जस्ट फॉर योर कंपैरिजन, आईटीसी और सबका कंपैरिजन। प्रोसीजर क्या है, अगर मुझे अप्लाई करना है
तो या तो मैं अप्लाई करूंगा जब फ्रेश रजिस्ट्रेशन में अप्लाई कर रहा हूं उसी समय RE01 में ही, या मैं मार्च महीने के एंड में इंटीमेट करूंगा कि नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर से मुझे कंपोजिशन बेनिफिट चाहिए। जैसे ही मैंने किसी एक लोकेशन से कंपोजिशन बेनिफिट अप्लाई किया, ये अज्यूम कर लिया जाएगा कि मेरे सारे लोकेशन कंपोजिशन में आ रहे हैं, मे बी विद इन द सेम स्टेट, इवन आउटसाइड द स्टेट, सारे, एवरीवन इज इन और एवरीवन इज आउट। गॉट इट? दैट इज अ प्राइमा फेसी कंडीशन। तो वहां मुझे CMP02 फाइल करना पड़ेगा बिफोर कमेंसमेंट ऑफ न्यू फाइनेंशियल ईयर। कंपोजिशन में मैं कब तक रह सकता हूं? जब तक है जान, जब तक मैंने ये कंडीशन कंप्लाई कर ली, जब तक मैं कंडीशन कंप्लाई करता रहा, तब तक मैं कंपोजिशन में रह सकता हूँ। कंपोजिशन से बाहर कैसे निकलूंगा? अगर मैंने कंडीशन तोड़ी तो फेंक दिया जाऊंगा, या मैं खुद भी बाहर निकल सकता हूँ बाय इंटीमेटिंग। गॉट इट? सो वही रूल में आएगा आगे भी। फेल टू फुलफिल द कंडीशन, देन इधर वी कैन इंटीमेट इन CMP04, या तो ऑफिसर भी हमें शोकॉज नोटिस देके बाहर निकाल सकता है, जिसका रिप्लाई हमें 15 दिन में करना है, और वो ऑर्डर पास करेगा 30 डेज के अंदर। उसके बाद मुझे सेक्शन 9 में टैक्स पे करना पड़ेगा। जैसे ही मैं 10 में से 9 में आया, अब सेक्शन 18 10 to 9 स्टॉक पे क्रेडिट ले लो, ITC प्रोविजन में चला गया। तो केस स्टडी अगर बनाना है ना, तो अच्छा केस स्टडी बन सकता है, जहाँ पे तुम्हें कंपोजिशन का भी पूछेंगे, अप्लाई कराएंगे, बाहर निकालेंगे, और 18 का क्वेश्चन। गुड केस स्टडी क्वेश्चन। समझ में आ रहा है मुझे बता रहा हूँ? अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड, उसमें एक बात कंपोजिशन से बाहर निकले, और 18 का ITC भी आ गया, और रिटर्न फाइलिंग भी आ गया। समझ में आ रहा है? दिस 2 टेबल्स आर इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना। अगर तुम्हारा क्वेश्चन आ रहा है जहां पे तुम्हें एलिजिबिलिटी चेक करनी है कि वेदर आई एम एलिजिबल और नॉट, what is to be included, what is to be excluded, मैन्युफैक्चरर है, एलिजिबिलिटी क्या है हमारी? टर्नओवर ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 1.5 CR वाला टर्नओवर ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, क्या क्या एक्सक्लूड होगा? टैक्सेबल इंक्लूड होगा, एग्जम्प्ट नील रेटेड वो भी इंक्लूड होगा, एक्सपोर्ट भी इंक्लूड होगा, इंटरेस्ट रेट भी इंक्लूड होगा। क्या इंक्लूड नहीं होगा? इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होगा, अगर मुझे कुछ मिला है तो स्पेसिफिकली बाहर रखा गया। पता है वो लास्ट प्रोविजो था, मैंने बताया था, पढ़ के मेरे को बताओ इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है। अगर मैं ट्रेडर हूँ, सबके लिए सेम ही है, रेस्टोरेंट हूँ या तो 10 to कैपिटल हूँ, ए हूँ, तो सब में इंक्लूजन एक्सक्लूजन यहाँ पे सेम ही है। बट द मोमेंट वी रीच टू द बेनिफिट टेस्ट, तो किस पे मैं GST पे करूंगा? समझना, मैं यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो गया ना, यहाँ पे एलिजिबिलिटी इज नॉट अ क्वेश्चन, यहाँ पे मैं किस पे GST पे करूंगा? टोटल पे, इतने रेट के हिसाब से। तो टैक्सेबल इंक्लूडेड मैन्युफैक्चरर के लिए, तो एग्जाम भी इंक्लूडेड, एक्सपोर्ट तो मैं कर नहीं सकता, एक्सक्लूडेड, इंटरेस्ट में कर नहीं सकता, एक्सक्लूडेड, इंटरेस्ट एक्सक्लूडेड, तो मतलब पहले दो वाले पे मैं 1% पे करूंगा। ट्रेडर में देखो, क्योंकि ट्रेडर सिर्फ इस पे करता है, समझ में आ रहा है? रेस्टोरेंट वाले के लिए इंक्लूड कर दिया, और 10 to कैपिटल वाले के भी इंक्लूड कर दिया। तो दो अलग टाइप के जो क्वेश्चन आ सकते हैं, उसमें तुम्हें ये समझ में आना चाहिए व्हाट इज इंक्लूडेड, व्हाट इज एक्सक्लूडेड। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर वाला मैंने बता दिया कि गुड्स अगर है तो नाउ कंपोजिशन वाला भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर सकता है, लेकिन सर्विस प्रोवाइडर को अलाउ नहीं किया है। सिर्फ किसको अलाउ किया है? खाली गुड्स को, नॉट टू सर्विसेज। ठीक है, वरना दिक्कत आएगी ना। आप जरा सोच के देखो, रेस्टोरेंट वाला है, वो कंपोजिशन में है, तो बेचारा खुद टर्नओवर पे करेगा और स्विगी जोमेटो भी पे करेगा। समझ में आया कि नहीं? तो दो हो गए, सर्विसेज आर आउटसाइड, बिकॉज सर्विस के लिए अगर टैक्स कलेक्ट करना है मुझे, तो मैंने 9(5) इसके लिए रखा हुआ है। एम आई क्लियर? अंडरस्टूड? तो इसलिए मैं इसको हटाओ ना, क्यों परेशान कर रहा हूँ। गॉट इट? सो दिस इज योर कंपोजिशन 14 मिनट।